हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज जो है हमारा टॉपिक होने वाला है डेटा सफिशिएंसी की। आज हमारी ये 5वीं क्लास है, ठीक है ना। 4 क्लासों में हम लोगों ने इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो अगर अभी तक आपने उन क्लासेस को नहीं पढ़ा तो एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ में। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। आज क्लास का पहला क्वेश्चन है कि विलेज आर इज इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू विलेज डी। गांव डी के संदर्भ में गांव आर किस दिशा में है, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड दो आपको यहां पर स्टेटमेंट दिए गए हैं। आपको बताना है कि इन दोनों में से क्या केवल पहले से आपका ये आंसर निकल आएगा, क्या केवल दूसरे से ये आंसर निकल आएगा, क्या दोनों जो है मिलकर के जब दोनों को हम मिला लेंगे तब आंसर निकलेगा, ठीक है ना, या केवल पहले से ही निकल आएगा, दूसरे से निकलेगा ही नहीं, या केवल दूसरे से ही निकल आएगा पहले से निकलेगा ही नहीं, या दोनों को मिला करके भी आपका आंसर नहीं निकलेगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसका आंसर हमें चाहिए, ठीक है ना। अब ये दो स्टेटमेंट आपको अलग अलग दिए गए हैं, तो अब आपको देखना है कि यहां पर दोनों को मिलाकर अगर मिला दें तो आंसर निकल आएगा क्या, या केवल पहले से ही आंसर निकल आएगा क्या, ठीक है ना। और उस आधार पर आपको A B C D E में आंसर देना है। जैसे ए आंसर कब देना है, सेकंड एलोन इज सफिशिएंट वाइल फर्स्ट एलोन इज नॉट सफिशिएंट। जब केवल दूसरा अकेले पर्याप्त जबकि पहला अकेले पर्याप्त नहीं है तो आंसर ए दीजिए। फर्स्ट एलोन इज सफिशिएंट वाइल सेकंड एलोन इज नॉट सफिशिएंट। फर्स्ट अकेले पर्याप्त है जबकि सेकंड अकेले पर्याप्त नहीं तो आंसर बी दीजिए। नाइदर फर्स्ट नॉर सी इज सफिशिएंट, ना तो पहला ना ही दूसरा पर्याप्त तो आंसर सी दीजिए। आइदर फर्स्ट और सेकंड इज सफिशिएंट, या तो फर्स्ट या सेकंड पर्याप्त है तो आंसर डी दीजिए। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर सफिशिएंट, अगर दोनों मिलकर आंसर देने के लिए पर्याप्त हैं तो आंसर ई दीजिए। अब देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है आपका कि गांव डी के संदर्भ में गांव आर किस दिशा में है। तो ये क्वेश्चन आपका किस टॉपिक से है, डायरेक्शन टॉपिक से, ठीक है ना। ये डायरेक्शन टेस्ट से है। तो सबसे पहले हम डायरेक्शन को जरा समझ लेते हैं। तो अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो टोटल आपके डायरेक्शन 8 डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से होते हैं, ठीक है ना। 8 डायरेक्शन को आप इस प्रकार से पढ़ते हैं। ये हो गए आपके 8 डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से, और ये सेंटर पॉइंट के द्वारा आपस में कनेक्टेड होते हैं। ये सेंटर पॉइंट के द्वारा आपस में कनेक्टेड होते हैं। ये डायरेक्शन होता है आपका ईस्ट, ये डायरेक्शन होता है आपका नॉर्थ वेस्ट, ये डायरेक्शन है आपका नॉर्थ, और नॉर्थ के अपोजिट आपका आता है साउथ। ये डायरेक्शन होता है आपका नॉर्थ ईस्ट, ये डायरेक्शन होता है आपका साउथ ईस्ट, और ये डायरेक्शन होता है आपका साउथ वेस्ट, और ये डायरेक्शन है आपका नॉर्थ वेस्ट। क्या है, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। और ये आपके एक सेंटर पॉइंट के द्वारा ये 8 डायरेक्शन आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है ना। कह सकते हैं जिस प्रकार से एक पंखा, अब जैसे पंखा है तो पंखे की तीनों पत्तियां एक धुरी के द्वारा आपस में कनेक्टेड होती हैं। अगर एक पत्ती घूम जाएगी तो बाकी दोनों अपने आप मूव कर जाएंगी, उनको आपको घुमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वही चीज यहां पर भी है। अगर किसी एक डायरेक्शन को आप घुमा देते हैं तो बाकी डायरेक्शन अपने आप घूम जाएंगे, उनको आपको घुमाने की जरूरत नहीं होगी। अब दूसरी चीज जरा समझ लेते हैं। एक होता है यहाँ पे क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घूमना, ठीक है ना, क्लॉकवाइज मूवमेंट। एक होता है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो अगर आप जो है नॉर्थ ईस्ट से और साउथ की तरफ ऐसे चलते हैं तो ये जो मूवमेंट है ये मूवमेंट आपका क्लॉकवाइज मूवमेंट है। ये आपका CW है, क्लॉकवाइज मूवमेंट है। और क्लॉकवाइज मूवमेंट में हर डायरेक्शन का राइट होता है, दायां होता है, ठीक है ना। जैसे आपका चेहरा अगर ईस्ट में है, अगर आपको दाएं घूमना है तो आप किस दिशा में आ जाएंगे, साउथ में आ जाएंगे, ठीक है। और इस प्रकार से जब आप मूव करेंगे इस प्रकार से तो ये आपका जो है मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज होता है, अर्थात घड़ी की विपरीत दिशा में होता है। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका मूवमेंट में आपका डायरेक्शन का क्या होता है, लेफ्ट होता है। क्लियर है। तो लेफ्ट राइट किस प्रकार से लेना है ये बात भी क्लियर हो गई। अब जरा आते हैं अपने क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे कि जो गांव डी है, गांव डी के संदर्भ में गांव आर किस दिशा में है, विलेज आर इज इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू विलेज डी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट के अकॉर्डिंग जरा डायरेक्शन को बना लेते हैं। फर्स्ट में जो दिया गया उसके अकॉर्डिंग जरा बनाइए। फर्स्ट में दिया गया विलेज आर इज टू द नॉर्थ ऑफ विलेज टी विच इज टू द वेस्ट ऑफ विलेज एफ। गांव आर गांव टी के उत्तर में है। अब देखो गांव आर कहाँ है, गांव टी के उत्तर में। उत्तर कहाँ है, ऊपर की तरफ। तो आपने क्या किया, यहाँ पे टी को माना और टी के उत्तर में आपने किसको बना दिया, आर को बना दिया। यहां पे इस प्रकार से गांव आर गांव टी के उत्तर में है, जो गांव एफ के पश्चिम में है, ठीक है ना। तो ये जो आपका जो वर्ड आता है, ठीक है ना, जैसे लिखा बीच इज टू द वेस्ट ऑफ विलेज एफ, तो ये किसके लिए है, ये किसके लिए, टी के लिए है। ये वर्ड जो आया है ना बीच इज टू द वेस्ट ऑफ विलेज एफ, तो ये किसके लिए बोलेगा, टी के लिए बोला गया है, ठीक है ना। जो गांव एफ के पश्चिम में है कौन, गांव टी होगा, गांव आर नहीं होगा, ठीक है। गांव आर गांव टी के उत्तर में है, जो गांव एफ के पश्चिम में है, तो गांव एफ के पश्चिम में कौन आएगा, आपका टी आएगा। गांव एफ के पश्चिम में कौन आएगा, आपका टी। और पश्चिम इसी यही डायरेक्शन तो पश्चिम में है, तो एफ को हमने यहां बैठाया तो टी हमारा यहां पे हो गया, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या हमको पूछना है, गांव कि विलेज आर इज इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू विलेज डी। अभी डी तो कहीं आया ही नहीं पहले में, तो केवल पहले के आधार पे हमारा आंसर नहीं निकल पाएगा। अब जरा हम बात कर लेते हैं दूसरे की, जरा हम बात कर लेते हैं दूसरे की। दूसरे में क्या दिया गया है, दूसरे स्टेटमेंट की बात करें, दूसरे में दिया गया विलेज डी इज टू द वेस्ट ऑफ विलेज टी। गांव डी गांव टी के पश्चिम में है। अब देखो अगर मैं यहां पे टी को रखता हूं तो गांव जो डी है वो गांव टी के पश्चिम में है। पश्चिम यही डायरेक्शन तो होता है, देखो ये है पश्चिम, तो कहीं ना कहीं इधर ही तो डी होगा। अगर मैं दोनों को मिला दूं और सेकंड की स्टेटमेंट के आधार पे अगर मैं डी को यहां पे रख देता हूं, डी को यहां पे रख देता हूं, चूंकि टी का पश्चिम तो यही होगा, तो यहां पे मुझे मिल जाएगा कि आर किस दिशा में हो जाएगा, डी के आर किस दिशा में हो जाएगा, तो आपने कहा नॉर्थ ईस्ट में। किस दिशा में आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में। मेरा आंसर निकल आएगा। तो दोनों को मिला के मेरा आंसर आएगा, दोनों को मिला के मेरा आंसर आएगा। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर सफिशिएंट, दोनों मिल करके आंसर देने के लिए पर्याप्त है। ना तो अकेले फर्स्ट से निकलेगा, ना तो अकेले सेकंड से निकलेगा। दोनों को जब हम मिला लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोनों मिल करके आंसर उत्तर देने के लिए क्या है, पर्याप्त है। तो आंसर ई आ जाएगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर सफिशिएंट। तो क्लियर समझ में आ रहा किस प्रकार से हमें करना है, ठीक है ना। जो लोग नए हैं, जो लोग पहली बार इस क्लास को पढ़ रहे हैं, उनको भी चीजें धीरे धीरे समझ में आ रही होंगी कि कैसे हमें करना है। इस टॉपिक में आपसे रीजनिंग के हर टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। वो ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, कोडिंग डिकोडिंग, रैंकिंग, ठीक है, हर टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब आपको ये बताना होता है कि जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो केवल क्या पहले अब देखो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है, तो 2 स्टेटमेंट के आधार पे आंसर निकालेंगे। अगर 3 या 4 आएंगे तो उसके आधार पे हम आंसर देंगे। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगर समझ में आया तो फिर अगले क्वेश्चन का आंसर सभी लोग दीजिए भाई। अगले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देवीपुर एंड दुर्गापुर। देवीपुर और दुर्गापुर के बीच न्यूनतम दूरी कितनी है। दुर्गापुर इज 20 किलोमीटर अवे फ्रॉम रामपुर। दुर्गापुर रामपुर से 20 किलोमीटर दूर है। आपने कहा बहुत बढ़िया। फर्स्ट में तो यही जानकारी दी गई है, फर्स्ट में कि दुर्गापुर रामपुर से 20 किलोमीटर दूर है। किस दिशा में है कोई जानकारी नहीं दी गई। तो जो दुर्गापुर है वो रामपुर, तो आपने कहा यहाँ पे रामपुर है, यहाँ पे दुर्गापुर है, और ये जो है इनके बीच की दूरी 20 किलोमीटर है। फिर क्या कह रहा है, देवीपुर सेकंड में क्या कह रहा है, ये तो फर्स्ट है, सेकंड में कह रहा है कि देवीपुर इज 15 किलोमीटर अवे फ्रॉम रामपुर। जो आपका देवीपुर है वो रामपुर से 15 किलोमीटर दूर है। किस दिशा में है, पश्चिम में है, उत्तर में है, पूरब में, कोई दिशा की जानकारी यहाँ पर हमें नहीं दी गई। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो क्या है कि जो आपका देवीपुर है वो रामपुर से आपका कितना किलोमीटर दूर है, 15 किलोमीटर। तो अब जो है इस दोनों स्टेटमेंट के आधार पर हम देवीपुर और दुर्गापुर के बीच में जो है दूरी नहीं निकाल सकते,
क्योंकि कोई भी क्लू नहीं दिया गया, अगर कोई डायरेक्शन भी दिया होता तो भी आप आंसर निकाल सकते थे, ठीक है ना। तो दोनों को मिलकर के भी आपका आंसर नहीं निकल पाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, दोनों मिलकर के भी आंसर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड इज सफिशिएंट, ना तो पहला ना तो दूसरा ही ना तो पहला ना ही दूसरा पर्याप्त है उत्तर देने के लिए। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं। विलेज के इज टूवर्ड्स विच डायरेक्शन ऑफ द विलेज एन, गांव के गांव एन की किस दिशा की ओर है, आपको ये निकालना है। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट की। सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो है यहां पर डायग्राम भी बनाएंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, अब देखो के और एन, तो के और एन दोनों होने चाहिए फर्स्ट में। तो आपने कहा के भी है और एन भी है, अर्थात केवल पहले से निकल सकता है। आपने कहा देखते हैं जरा, विलेज एम इज टू द नॉर्थ ऑफ विलेज एन एंड टू द ईस्ट ऑफ विलेज के, गांव एम गांव एन के उत्तर में और गांव के पूर्व में है। तो गांव एम गांव एन के कहा उत्तर में, उत्तर ऊपर की तरफ होता है। तो आपने यहाँ पे एन को माना, तो यहाँ पे आपने एम को रखा। गांव एम गांव एन के उत्तर में और गांव के पूर्व में है कौन, एम। तो आपने कहा कि जो एम है वो आपका के पूर्व में है। तो यहाँ पे आपने एन को रखा, यहाँ पे आपने एम को रखा, और पूर्व इधर की तरफ होता है तो यहाँ पे आपने के को रखा, ठीक है ना। क्योंकि गांव जो एम है वो एन के उत्तर में है और के कहाँ है, पूर्व में। तो इधर की तरफ जो डायरेक्शन है वो पूर्व है, इसके जस्ट इधर की तरफ क्या आ जाएगा आपका वेस्ट, ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे की तरफ आपका साउथ। क्लियर है। तो अब जरा देखिए क्या क्वेश्चन, तो क्या पूछ रहा था, गांव के गांव एन की किस दिशा की ओर है। तो जो गांव के है वो गांव एन की किस दिशा की ओर है, निकल आएगा आपका। ये डायरेक्शन कौन सा होगा, ये डायरेक्शन आपका नॉर्थ वेस्ट होगा, नॉर्थ वेस्ट आएगा। उत्तर पश्चिम आपका आएगा। तो केवल पहले वाले से निकल आया। अब जरा सेकंड को चेक कर लीजिए, अब जरा केवल सेकंड को चेक कर लीजिए। आपने कहा सेकंड में क्या दिया गया है, विलेज डी इज टू द वेस्ट ऑफ विलेज एन एंड टू द साउथ ऑफ विलेज के, ठीक है ना। तो के और एन यहां पर भी है, के और एन यहां पर भी है। जरा देखते हैं भाई, सबसे पहले आप ये चेक कर लीजिए जो क्वेश्चन पूछा गया है वो दोनों यहां पर गांव है कि नहीं, ताकि हमें क्लियर हो जाए कि हाँ इससे आंसर निकल सकता है। अगर यहाँ पे केवल आपका जो है के होता है, एन नहीं होता, तो भी आंसर नहीं, चूंकि के और एन दोनों का होना जरूरी है, ठीक है। जैसे हम अगर सेकंड की बात करें तो सेकंड में क्या करें, गांव डी गांव एन के पश्चिम में, गांव डी गांव एन के पश्चिम में। तो आपने कहा यहाँ पे मैंने एन को रखा, तो ये डायरेक्शन पश्चिम है, यहाँ पे आपका डी आएगा। और फिर क्या कह रहा है, गांव डी गांव एन के पश्चिम में और गांव के दक्षिण में है। तो आपने कहा दक्षिण होता है नीचे की तरफ, तो कहीं ना कहीं के यहीं पर तो होगा, क्योंकि के कहाँ है, दक्षिण में। दक्षिण कहाँ होता है, नीचे की तरफ होता है, ठीक है ना। ये डायरेक्शन है दक्षिण, ठीक है। तो अब यहाँ से भी निकल आएगा कि जो के है वो एन के कहाँ है, तो आपने कहा नॉर्थ वेस्ट में है। कहाँ है, नॉर्थ वेस्ट में है। तो केवल जो है दूसरा भी पर्याप्त है उत्तर देने के लिए। तो आप या तो पहले को ले लो या तो दूसरे को ले लो, किसी एक को लेकर आप आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आंसर लगाएंगे, आइदर और, आइदर फर्स्ट और सेकंड इज सफिशिएंट, ठीक है ना। या तो पहला या दूसरा पर्याप्त है उत्तर देने के लिए। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप दीजिए। विच डायरेक्शन इज सनी फेसिंग नाउ, सनी का मुख अब किस दिशा में है, ठीक है। पहला क्या कह रहा है, इफ सनी टर्न टू हिज राइट एंड अगेन टर्न्स टू हिज राइट ही विल बी फेसिंग नॉर्थ। यदि सनी अपनी दाईं ओर मुड़ता है और फिर से अपनी दाईं ओर मुड़ता है तो उसका मुख उत्तर की ओर होगा। तो आपसे पूछा है कि सनी का मुख अब किस दिशा में है, मतलब जब वो खड़ा था तो किस दिशा में उसका चेहरा था। ये तो चलने के बाद उसका चेहरा बताया गया। जैसे यहाँ पे देखो क्या है, यदि सनी अपनी दाईं ओर मुड़ता है फिर से अपने दाईं ओर मुड़ता है तो अब उसका चेहरा किस दिशा में है, आपका उत्तर की ओर। तो अगर मैं केवल पहले के आधार पर निकालूं कि सनी का चेहरा किस दिशा में पहले था, तो जरा देखते हैं क्या निकलेगा कि नहीं।
तो आपने कहा कि यदि सनी अपनी दाईं ओर मुड़ता है, ठीक है ना, इफ सनी टर्न टू हिज राइट एंड अगेन टर्न टू हिज राइट ही विल बी फेसिंग नॉर्थ। तो देखो अब यहां पर एक चीज जरा समझना, अगर कभी भी आपको स्टार्टिंग डायरेक्शन निकालनी है और लास्ट डायरेक्शन आपको दी गई है, ठीक है ना, स्टार्टिंग डायरेक्शन आपको निकालनी है, लास्ट डायरेक्शन आपको दी गई है, तो आप एक काम करिएगा, आप जो है यहां पर जब आपसे लेफ्ट कहा जाए, आप लास्ट डायरेक्शन मान लो, जब आपसे लेफ्ट कहा जाए तो आप राइट मुड़ जाइएगा, और जब आपसे राइट कहा जाए तो आप लेफ्ट मुड़ जाइएगा। जैसे यहां पे देखो क्या दिया गया कि 2 बार दाईं ओर मुड़ा, फर्स्ट पहले वो राइट टर्न हुआ, फिर से अगेन वो फर्स्ट राइट टर्न हुआ, तो 2 बार राइट टर्न हो गया, और अब उसकी डायरेक्शन कौन सी आ गई, नॉर्थ। मुझे निकालनी है स्टार्टिंग डायरेक्शन, तो मैं क्या करूंगा, मैं नॉर्थ मान के चलता हूं कि उसका फेस कहां था, नॉर्थ में, लेकिन मैं क्या करूंगा, राइट, अब 2 बार राइट टर्न हुआ तो 2 बार उसको लेफ्ट टर्न करा दूंगा। तो एक बार लेफ्ट टर्न करने पे क्या आएगा आपका, एक बार लेफ्ट टर्न करने पे क्या आएगा, तो आपने कहा नॉर्थ में है, इस प्रकार से एक बार लेफ्ट टर्न करने पे आपका साउथ वेस्ट आएगा, एक बार लेफ्ट टर्न करने पे क्या आएगा, आपका साउथ आएगा। तो उसकी जो पहले डायरेक्शन थी वो कौन सी थी, साउथ, उसकी जो पहले डायरेक्शन थी कौन सी थी, साउथ, अब कौन सी डायरेक्शन हो गई उसकी, नॉर्थ। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं। अगर कभी भी आपको लास्ट डायरेक्शन दी जाए और आपको स्टार्टिंग डायरेक्शन निकालनी हो तो आप लास्ट डायरेक्शन को ले लेना, लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब आपसे लेफ्ट कहा जाएगा तो आप राइट मुड़ेंगे, और जब आपसे राइट कहा जाएगा तो आप लेफ्ट मुड़ेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए आपसे 2 बार राइट टर्न कर, 2 बार हमने लेफ्ट टर्न कर लिया, तो हमारा डायरेक्शन क्या आ गया, साउथ। तो पहले से तो निकल आया, पहले से तो हमारा आंसर निकल आया। अब जरा केवल दूसरे को भी चेक कर लेते हैं, जरा दूसरे को भी जरा चेक कर लीजिए, क्या केवल दूसरे से निकल आएगा क्या। दूसरा कह रहा है कि इफ सनी वॉक सम डिस्टेंस एंड टर्न लेफ्ट एंड अगेन वॉक सम डिस्टेंस देन हिज फेस विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ दिनेश हु इज फेसिंग साउथ। तो देखो दिनेश के कहां हो गया, बाईं ओर हो गया। यदि सनी कुछ दूर चलता है तो बाएं कुछ दूर चलता है और बाएं मुड़ता है और फिर से कुछ दूर चलता है, तो उसका मुख दिनेश के बाईं ओर होगा, जिसका मुख दक्षिण की ओर है। तो दिनेश का मुख कहां है, दक्षिण की ओर। अगर हम बात करें दिनेश की, तो दिनेश का मुख कहां है, तो आपने कहा दक्षिण की ओर, और दिनेश का लेफ्ट यही तो होगा, दिनेश का लेफ्ट ये होगा, ठीक है ना, दिनेश का लेफ्ट ये होगा, अर्थात दिनेश के जो है उसका चेहरा किधर होगा, तो उसका मुख कहाँ है, दिनेश के बाईं ओर होगा, उसका मुख ईस्ट में होगा, उसका मुख कहाँ है, ईस्ट में होगा, अर्थात पूर्व में होगा। तो आपने कहा कि कुछ, अब देखो मैं ईस्ट लेके चलता हूं कि उसका चेहरा पूर्व में था, उसका चेहरा पूर्व में था, मैंने मान लिया किसका, जो है सनी का, ठीक है, चूंकि पूर्व तो निकल आया कि भाई उसके बाईं ओर तो पूर्व में उसका चेहरा है, ठीक है। तो अब कुछ दूर चलने का कहां मुड़ता है, टर्न कर लेता है लेफ्ट। तो मैंने आपसे पहले कहा अगर लास्ट आपको डायरेक्शन दी गई है, आपको स्टार्टिंग डायरेक्शन निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, आपको जब लेफ्ट टर्न कहा जाएगा तो आप राइट टर्न करेंगे, जब से राइट कहा जाएगा तो आप लेफ्ट टर्न करेंगे। तो यहां पे आपसे कौन सा टर्न कहा गया है, लेफ्ट। बाएं मुड़ता है तो आप दाएं मुड़ेंगे, और दाएं जब मुड़ेंगे तो आपका चेहरा किधर होगा, आपका चेहरा किधर था, आपका चेहरा जो है कहां था, साउथ में, ठीक है ना। तो सनी का चेहरा कहां था, सनी का चेहरा था साउथ में, सनी का चेहरा कहां था, साउथ में। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। अगर सनी का चेहरा साउथ में था तो एक बार बाएं मुड़ने के बाद कहां हो जाता आपका जो है ईस्ट में, जो दिनेश के कहां होता आपका लेफ्ट में। क्लियर। तो दोनों से निकल आएगा, दूसरे से भी आपका निकल आया कि सनी का चेहरा किस डायरेक्शन में था, दूसरे से भी निकल आया। तो या तो आप पहले को लेके निकाल लीजिए या तो आप दूसरे को लेके निकाल लीजिए, दोनों ही अकेले पर्याप्त है उत्तर देने के लिए। तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा, आइदर फर्स्ट और सेकंड, यहां पर भी आएगा आइदर फर्स्ट और सेकंड इज सफिशिएंट, ठीक है ना। या तो पहला या दूसरा पर्याप्त है उत्तर देने के लिए। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इन विच डायरेक्शन इज राहुल फेसिंग, राहुल का मुख किस दिशा की ओर है। आपको बताना कि राहुल का चेहरा भाई किस दिशा की ओर है। तो पहला क्या कह रहा है स्टेटमेंट, इन द अर्ली मॉर्निंग राहुल वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए
puppet and the shadow of puppet was falling to the right of राहुल। राहुल सुबह सुबह एक कठपुतली के सामने खड़ा था और कठपुतली की छाया राहुल के दाहिनी ओर पड़ रही थी। अब देखो ये क्वेश्चन भी आपका डायरेक्शन से है लेकिन शैडो से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो मैं आपको एक टेबल बताता हूं। मैं आपको एक टेबल बता देता हूं कि अगर कभी भी डायरेक्शन में शैडो की बात करें और मॉर्निंग का टाइम हो, किसका टाइम हो, एक टेबल में बताता हूं तो एक टेबल अपने आप आपको याद रहेगी। मैं आपको मॉर्निंग की टेबल बता देता हूं, ठीक है ना। जब मॉर्निंग अर्थात सुबह का समय है तो आपका चेहरा या तो कहाँ होगा, या तो नॉर्थ में होगा, ठीक है ना। इसमें जो है मेन डायरेक्शन ही आंसर आता है, मिडिल डायरेक्शन कभी भी इसका आंसर नहीं होता, ठीक है ना। शैडो से रिलेटेड जो क्वेश्चन जब भी आते हैं नॉर्थ में होगा, या तो आपका चेहरा साउथ में होगा, या तो आपका चेहरा ईस्ट में होगा, और या तो आपका चेहरा वेस्ट में होगा, या तो आपका चेहरा कहाँ होगा, वेस्ट में होगा। अब देखिए अगर सुबह का समय है, ठीक है, तो जो व्यक्ति है चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे कोई भी हो, उसकी जो शैडो है वो हमेशा उसके कहाँ बनेगी, लेफ्ट में। वो हमेशा उसके कहाँ बनेगी, लेफ्ट में। सुबह के समय जो जब साउथ में जो है शैडो हमेशा उसके कहाँ बनेगी, राइट में। कहाँ बनेगी, राइट में बनेगी, ठीक है ना। अगर सुबह का समय है तो शैडो अगर उसका चेहरा ईस्ट में है, भाई अगर उसका चेहरा नॉर्थ में तो शैडो उसके लेफ्ट में बनेगी, चेहरा अगर साउथ में तो शैडो उसके राइट में बनेगी, चेहरा अगर ईस्ट में है तो उसकी शैडो हमेशा उसके बैक साइड बनेगी, हमेशा बैक में बनेगी, ठीक है ना, ठीक है, बैक साइड बनेगी अर्थात पीछे बनेगी। और अर्थात अगर उसका चेहरा कहाँ है, पश्चिम में है, वेस्ट में है, तो उसकी जो शैडो है हमेशा उसके फ्रंट में बनेगी, हमेशा उसके फ्रंट साइड बनेगी अर्थात उसके आगे बनेगी। अब जरा देखो, अब जरा क्वेश्चन को पढ़ लो, तुरंत आंसर दे दो। देखो फर्स्ट में क्या दिया है, फर्स्ट में क्या दिया है, सुबह का समय है, राहुल सुबह सुबह कठपुतली के सामने खड़ा था, कठपुतली की छाया राहुल के दाहिनी ओर पड़ रही थी। कठपुतली की जो छाया थी वो राहुल के दाहिने पड़ रही थी, राहुल के जो है राइट में पड़ रही थी। तो आप मुझे बताओ कि राहुल के राइट में शैडो तभी पड़ सकती है जब राहुल का चेहरा कहाँ होगा, साउथ में। तो पहले से निकल आया कि राहुल का चेहरा कहाँ था, साउथ में। तो जब राहुल का चेहरा साउथ में था तो कठपुतली का चेहरा कहाँ होगा, नॉर्थ में। क्योंकि आमने सामने वाली कंडीशन ही होती है, ठीक है ना। सुबह का समय दोनों आमने सामने खड़े थे, तभी तो शैडो एक दूसरे के दाएं बाएं या आगे पीछे बनेगी, ठीक है ना। तो यहां पर जो है राहुल का चेहरा कहां था, साउथ में। कठपुतली का पूछा जाता तो आपका नॉर्थ आता, ठीक है। जरा दूसरा देखिए, क्या केवल दूसरे से आंसर आ जाएगा। दूसरे में दिया गया है कि इन द अर्ली मॉर्निंग राहुल वॉज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, हिज शैडो वॉज फॉलोइंग बिहाइंड हिम व्हेन ही टर्न टू हिज लेफ्ट। राहुल सुबह सुबह जमीन पर खड़ा था, जब वह बाईं ओर मुड़ा तो उसकी परछाई उसके पीछे पड़ रही थी, ठीक है ना। अब देखो अगर मैं यहां पर बात करूं कि राहुल सुबह सुबह जमीन पर खड़ा था, जब वह बाईं ओर मुड़ा, अब सुबह का समय है, उसके पीछे परछाई पड़नी है, ठीक है ना। उसके पीछे परछाई पड़ेगी और पीछे परछाई तभी पड़ेगी जब उसका चेहरा कहां होगा, ईस्ट में। तो राहुल जो है इस प्रकार से खड़ा था, राहुल का चेहरा कहां था, साउथ में। राहुल का चेहरा कहां था, साउथ में। और जब वो एंटी क्लॉकवाइज बायां इधर तो मुड़ेगा, जब बायां मुड़ा तो उसका चेहरा कहां हो गया, ईस्ट में। उसका चेहरा कहां हो गया, ईस्ट में, और परछाई उसकी कहां पड़ने लगी, उसके पीछे, ठीक है। तो राहुल का चेहरा किस दिशा में था, राहुल का चेहरा किस दिशा में था, आपका साउथ में। तो यहां से भी तो निकल आया। तो आप चाहे केवल पहले को ले लीजिए तो भी आपका आंसर आ जाएगा, या तो आप केवल दूसरे को ले लीजिए तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, आइदर और आएगा, आइदर फर्स्ट और सेकेंड, आइदर फर्स्ट और सेकेंड इज सफिशिएंट। या तो पहला या दूसरा उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं क्या होगा। Which village is to the north east of village A? कौन सा गांव ए के उत्तर पूर्व में है। कौन सा गांव ए के उत्तर पूर्व में है। तो पहला स्टेटमेंट दिया गया, विलेज बी इज टू द नॉर्थ ऑफ विलेज ए, विलेज सी एंड डी आर टू द ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ विलेज बी रिस्पेक्टिवली। गांव ए के उत्तर में है, गांव सी और डी क्रमशः गांव बी के पूर्व और पश्चिम में है।
तो अगर हम पहले के आधार पे एक डायग्राम को बनाते हैं, देखिए जरा, पहले में क्या कहा गया, गांव बी गांव ए के उत्तर में है और गांव सी और डी क्रमशः गांव बी के, तो यहाँ पे देखिए गांव बी, तो यहाँ पे ए आ जाएगा, ए के उत्तर में बी, तो बी ऊपर जाएगा। अब देखो क्या कह रहा है, जो आपका विलेज सी है और विलेज डी है वो ईस्ट और वेस्ट में है, किसके, बी के। तो यहाँ पे जो है अब विलेज बी रिस्पेक्टिवली, तो यहाँ पे सी कहाँ हो जाएगा, पूर्व में, और डी कहाँ हो जाएगा, पश्चिम में, किसके, बी के। तो बी के जो है पूर्व में कौन होगा, सी, तो बी का पूर्व ये होगा, तो यहाँ पे सी और यहाँ पे हो जाएगा आपका डी। तो पहला क्या क्वेश्चन क्या कह रहा था, कौन सा गांव, गांव ए के उत्तर पूर्व में है, तो यहां से निकल आएगा नॉर्थ ईस्ट में कौन सा गांव होगा, सी, नॉर्थ ईस्ट में कौन सा गांव होगा, सी, ए के। तो केवल पहले से तो आंसर निकल आया। अब जरा चेक कर लीजिए केवल दूसरे को, अब जरा चेक कर लीजिए केवल और केवल दूसरे को जरा चेक करिए। अगर हम केवल दूसरे की बात करते हैं तो क्या दिया गया, विलेज पी इज टू द साउथ ऑफ विलेज ए एंड विलेज ई इज टू द ईस्ट ऑफ विलेज पी, विलेज के इज टू द नॉर्थ ऑफ विलेज पी। गांव पी गांव ए के दक्षिण में है, गांव पी गांव ए के कहाँ है, दक्षिण में है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, और गांव ई गांव पी के पूर्व में है, गांव ई गांव पी के कहाँ है, पूर्व में है, और गांव पी के उत्तर में है, गांव पी के उत्तर में। अब देखिए गांव के जो है वह गांव पी के उत्तर में है, तो के यहां पर भी तो हो सकता है, के यहां पर भी हो सकता है। के की स्थिति का ज्ञान, क्लियर स्थिति का जो है ज्ञान इससे नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अगर यहां पे होगा तो भी पी के उत्तर में होगा, यहां होगा तो भी पी के उत्तर में होगा। हो सकता है कि के ए के बराबर में बैठा हो तो भी तो वह पी के उत्तर में होगा। तो यहां से आपको जो है के की एग्जैक्ट स्थिति नहीं पता चलेगी, इसलिए जो है केवल दूसरे से नहीं निकल पाएगा, केवल दूसरे से नहीं निकल पाएगा आंसर। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, आंसर बी आएगा, आंसर आपका बी आएगा कि फर्स्ट अकेले पर्याप्त है जबकि सेकंड अकेले पर्याप्त नहीं है उत्तर देने के लिए। तो आंसर बी आपका सही आंसर होगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भाई अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आएगा। What is the distance between village X and Y by the shortest route? सबसे छोटे मार्ग से गांव X और Y के बीच की दूरी कितनी है। पहला आपका क्या दिया गया है, विलेज X इज टू द नॉर्थ ऑफ विलेज Z एट द डिस्टेंस ऑफ 35 किलोमीटर। अगर हम फर्स्ट के आधार पे डायग्राम को बनाएं तो दिया गया है कि गांव X गांव Z के उत्तर में 35 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यक्स जो है जेड से 35 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर में है, तो उत्तर ऊपर की तरफ होता है, इस प्रकार से बन जाएगा। जरा से अब देखो इतने जो दिया गया और तो कुछ दिया नहीं गया, तो अभी केवल फर्स्ट से तो नहीं आएगा। अब जरा हम सेकंड की बात कर लेते हैं। अगर हम सेकंड की बात करें, सेकंड में क्या दिया गया है कि विलेज वाई इज टू द वेस्ट ऑफ विलेज जेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर। गांव वाई गांव जेड के पश्चिम में 20 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आपने कहा कि गांव वाई गांव जेड के पश्चिम में, तो यहाँ पे आपका क्या है, आपका जेड, यही तो आपका पश्चिम होगा जेड का, तो यहाँ पे वाई है और ये दूरी है 20 किलोमीटर। अब अगर दोनों को मिला दें, फर्स्ट और सेकंड को, तो आप देखेंगे आपका ये डायग्राम बनेगा, आपका ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा। यहाँ पे जो है आपका यक्स आएगा, यहाँ पे आपका जेड आएगा, ये दूरी है 35 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये आपका वाई है, यहाँ पे वाई है, ये दूरी है 20 किलोमीटर। तो यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए और ये दूरी निकाल लीजिए। आपको ये दूरी तो निकालनी है, तो आप यहाँ से ये दूरी निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय को लगा करके, ठीक है ना। पाइथागोरस प्रमेय को लगा दीजिए और ये दूरी आसानी से निकल आएगी आपकी, ठीक है, ये दूरी आसानी से निकल आएगी। तो पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी आपको। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, तो देखो ये है आपका परपेंडिकुलर, ये है आपका परपेंडिकुलर अर्थात लंब, और ये है आपका जो है ये है आपका बेस अर्थात आधार, और ये है आपका कर्ण, यह है हाइपोटेनस अर्थात कर्ण, ठीक है ना, यह है आपका कर्ण। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है,
फार्मूला होता है, जैसे मान लो सपोज करो इसको a मान लेते हैं, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं और इसको आपने c मान लिया, तो फार्मूला होता है आपका a स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अगर a का स्क्वायर आप हटा देंगे तो ये करनी में आ जाएगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो b का भी वैल्यू आपको पता है 35 किलोमीटर है भाई, BC आपको पता है, ठीक है ना, और आपको ये आपको C भी पता है, C कितना 20 किलोमीटर, दोनों की वैल्यू रख दीजिए, आपका एक ही वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो दोनों को मिला के आप आंसर निकाल लेंगे, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, बहुत, दोनों मिला करके आंसर आएगा। तो बहुत फर्स्ट एंड सेकेंड आर सफिशियंट, फर्स्ट और सेकेंड दोनों पर्याप्त है उत्तर देने के लिए। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से जो है इस टॉपिक के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने शुरुआत में आपसे कहा कि आपको पूरी रीजनिंग आनी चाहिए, क्योंकि यहां पर किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं क्या होगा। Z इज इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x, x के संदर्भ में Z किस दिशा में है। फर्स्ट में क्या दिया है, फर्स्ट में आपका दिया, अब देखो यहाँ पे क्या है, आपको निकालना है x के संदर्भ में z की दिशा। तो पहले में तो x और z आया है, तो आंसर पहले से निकल सकता है। जरा देखिए भाई, क्या पहले से आंसर निकल आएगा क्या। जरा फर्स्ट की बात कर लेते हैं। फर्स्ट में क्या दिया, y इज टू द साउथ ऑफ x एंड z, ठीक है ना, साउथ ऑफ x एंड z इज टू द ईस्ट ऑफ p विच इज टू द नॉर्थ ऑफ y, y x के दक्षिण में है और z p के पूर्व में है, जो y के उत्तर में है। तो y कहाँ है, x के दक्षिण में, y x के दक्षिण में है, ठीक है ना, y x के दक्षिण में है और z p के पूर्व में है, जो y के उत्तर में है। अब देखो y के उत्तर में कौन है, p, तो आपने कहा कि y के उत्तर में p है, तो मैं तो यहां पर कई जगह पर p को रख सकता हूं भाई। देखो यहां पे मैंने x को लिया है, यहां पे मैंने y को लिया है, तो आपने कहा p को मैं यहां भी रख सकता हूं, p को मैं यहां भी रख सकता हूं। तो जब मुझे p की स्थिति क्लियर नहीं होगी तो मैं यहां पर z की स्थिति को भी क्लियर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि लिखा है कि z इज टू द ईस्ट ऑफ p। अगर p यहां पर हुआ तो z यहां पर होगा, अगर p यहां हो गया तो z यहां पर होगा। अभी फर्स्ट के आधार पे, केवल फर्स्ट के आधार पे आंसर नहीं निकल पा रहा। जरा सेकंड की बात कर लेते हैं, जरा हम सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में क्या दिया गया है आपका कि p इज टू द साउथ ऑफ x, p x के दक्षिण में है। p कहाँ है, p x के दक्षिण में है। तो अगर मैं फर्स्ट और सेकंड दोनों को मिला दूं, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड दोनों को मिला लेता हूं तो देखिए जरा क्या है, x के दक्षिण में कौन है, p, तो आपने कहा p यहां पे आएगा। अच्छा x के दक्षिण में y भी है, लेकिन y के उत्तर में कौन है आपका p, तो y तो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे बैठेगा, p उसके ऊपर होगा, क्योंकि y के उत्तर में आपका p है। तो p, अब p की स्थिति क्लियर हो गई कि यहीं पर होगा बीच में, और p के पूर्व में कौन है, z, तो अब z की स्थिति क्लियर हो गई कि z यहीं पर होगा। तो निकल आया ना कि x के संदर्भ में z किस दिशा में है, तो आपने कहा x के संदर्भ में z साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है। किधर है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। तो दोनों को मिलके आंसर आएगा, दोनों को मिलके आंसर आएगा, तो आंसर ई आपका सही आंसर होगा। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर सफिशिएंट, पहला और दूसरा दोनों पर्याप्त हैं उत्तर देने के लिए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे बताएं क्या आएगा। व्हाट इज द सचिन्स रैंक फ्रॉम द टॉप इन अ क्लास ऑफ 25th स्टूडेंट, 25 विद्यार्थियों की एक कक्षा में शीर्ष से सचिन का स्थान क्या है। अब देखो ये क्वेश्चन आपको रैंकिंग से पूछा गया। कहां से पूछा गया, रैंकिंग से। तो रैंकिंग में आपको पता है कि अगर सिंगल पर्सन की बात हो तो एक फॉर्मूला प्रयोग करते हैं, n बराबर l प्लस आर माइनस का 1। तो यहां पर आपको शुरुआत में n दिया गया है, n बराबर 25 दिया गया है। अगर l या r में से कोई एक वैल्यू हमें पता चल जाए तो एक की हम निकाल सकते हैं। तो जरा फर्स्ट को हम पढ़ते हैं। शीर्ष से सचिन का स्थान पूछा गया, अर्थात लेफ्ट से पूछा गया है, ठीक है ना। लेफ्ट एंड को हम शीर्ष भी कह सकते हैं, ठीक है ना, टॉप, और क्या कह सकते हैं, शुरुआत, स्टार्टिंग भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको लेफ्ट एंड से बताना है कि टॉप से उसकी क्या पोजीशन होगी। तो सबसे पहले आप फर्स्ट से निकालते हैं। फर्स्ट में क्या दिया है, सचिन रैंक 3 रैंक्स अबव अमित हु रैंक 18th फ्रॉम द बॉटम।
सचिन की रैंक अमित से 3 रैंक ऊपर है, जो नीचे से 18वीं रैंक पर है। नीचे मतलब क्या हो गया, बॉटम। तो बॉटम से जो है, अब देखो ये पंक्ति जहां पे खत्म होती है उसको बॉटम एंड कहते हैं, ठीक है, दायां छोर कहते हैं। अब देखो सचिन की रैंक अमित से 3 रैंक ऊपर है, जो नीचे से 18वीं रैंक पर है। नीचे से 18वीं रैंक पे कौन है आपका, अमित। अमित से 3 रैंक ऊपर कौन है आपका, जो है अमित से 3 रैंक ऊपर कौन है आपका, सचिन। तो आपने कहा कि जो अमित है उसकी रैंक 18वीं है नीचे से, तो अमित इससे 3 रैंक ऊपर है तो आगे ही तो होगा, और जब आगे होगा तो सचिन की जो रैंक है, सचिन की जो रैंक है कहाँ से, आपकी नीचे से, वो कितनी निकल के आएगी, वो निकल के आएगी आपकी 21। कितनी निकल के आएगी, 21। क्योंकि ये 3 रैंक क्या है, ऊपर है, तो प्लस का 3 हो जाएगा, तो 21 हो जाएगी। तो देखो n बराबर आपको 25 पता ही है, और आपका r बराबर कितना आ गया, 21। तो l बराबर क्या हो जाएगा, तो आपने कहा n+1 माइनस का आपका हो जाएगा n+1 माइनस का r। तो यहाँ पे देखो n कितना है आपका 25 + 1, r से स्थान कितना है आपका 21, और यहाँ से आप आसानी से आंसर निकाल लेंगे। तो फर्स्ट से तो निकल आया, जरा सेकंड से चेक कर लीजिए, क्या केवल सेकंड से निकलेगा। आपने कहा सेकंड में क्या दिया गया, सचिन्स रैंक फ्रॉम द टॉप इज 2 रैंक बिलो दीप्ति हु रैंक 23rd फ्रॉम द बॉटम। अब दीप्ति की रैंक कहां से, नीचे से। शीर्ष से सचिन का स्थान दीप्ति से 2 स्थान नीचे है, जो नीचे से 23वें स्थान पर है। तो अगर मैं दीप्ति की रैंक टॉप से निकालूं, ठीक है ना, मैं जो है दीप्ति की रैंक कहां से निकालता हूं, टॉप से। तो दीप्ति की जो रैंक है वो बॉटम से अर्थात राइट से कितनी दी गई है, 23, और n मुझे पता है कितना है 25। तो अगर मैं दीप्ति की रैंक टॉप से निकालता हूं तो l बराबर क्या हो जाएगा आपका 25 + 1 माइनस हो जाएगा 23। तो टॉप से इसकी रैंक आ जाएगी कितनी, टॉप से रैंक आ जाएगी आपकी 5, किसकी, दीप्ति की। कितनी आ जाएगी आपकी, 5 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, कितनी, नहीं 3 आ जाएगी, सॉरी, कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी आपकी, 3 आ जाएगी। क्लियर है। तो यहाँ पे पूछा है कि और देखो सचिन का स्थान दीप्ति से 2 स्थान नीचे है, तो टॉप से दीप्ति की रैंक 3rd है, तो सचिन की रैंक कितनी हो जाएगी, सचिन की रैंक कितनी हो जाएगी, तो 3 + 2, 2 स्थान वो नीचे, तो कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो यहां से भी आपका आंसर निकल आएगा, यहां से भी आंसर 5 निकल आएगा, यहां से भी आंसर आपका 5 निकल आएगा। तो दोनों अलग अलग, मतलब चाहे आप पहले को ले लीजिए तो भी आपका आंसर निकल आएगा, अगर आप केवल दूसरे को ले लेंगे तो भी आपका आंसर निकल आएगा। तो यहाँ पे आइदर और लगेगा, या तो आप पहले को लेके आंसर निकाल लीजिए, या तो आप दूसरे को लेके आंसर निकाल लीजिए। आइदर फर्स्ट और सेकेंड इज सफिशिएंट, ठीक है ना, या तो पहला या दूसरा पर्याप्त है उत्तर देने के लिए। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई। हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन द रो ऑफ चिल्ड्रन फेसिंग नॉर्थ। उत्तर की ओर उन्मुख बच्चों की पंक्ति में कितने बच्चे हैं। तो देखो जरा भाई, अब टोटल बच्चों की संख्या हमें निकालनी है, हमें n निकालना है। हमें क्या निकालना है, n। और n बराबर क्या होता है आपको पता है, l + r - 1। लेकिन ये तभी लगाएंगे जब हमें जो है किसी एक व्यक्ति का लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से प्लेस वैल्यू पता हो, टॉप और बॉटम दोनों से। तो जरा देखते हैं फर्स्ट में क्या दिया गया है, क्या फर्स्ट से टोटल बच्चे निकल पाएंगे क्या। तो विशाखा हु इज 5th फ्रॉम द लेफ्ट एंड इज 8th टू द लेफ्ट ऑफ आशीष हु इज 12th फ्रॉम द राइट एंड। विशाखा जो बाएं छोर से कितनी है, 5वें स्थान पर। तो देखो विशाखा का जो है फर्स्ट में लेफ्ट से जो स्थान दिया गया कितना दिया गया, 5th। और क्या कहा गया है, आशीष के बाएं से 8वें स्थान पर है, जो दाएं छोर से 12वें स्थान पर है। अब देखिए एक चीज जरा समझ लीजिए, अगर इस पंक्ति में जो लोग बैठेंगे, इस पंक्ति में जो भी व्यक्ति बैठेगा उसका जो लेफ्ट राइट है वो हमारे लेफ्ट राइट के समान होगा, अर्थात उस व्यक्ति का इधर की तरफ लेफ्ट राइट होगा और इधर की तरफ क्या होगा, लेफ्ट होगा। ठीक है, ये आपका बॉटम होता है पंक्ति का, ये आपका टॉप होता है। देखो क्या दिया गया है कि विशाखा जो बाएं छोर से 5वें स्थान पर है, आशीष के बाएं से 8वें स्थान पर है, जो दाएं छोर से 12वें स्थान पर है। तो आशीष जो है,
आशीष दाएं छोर से कितना है 12वें स्थान पर, और उसके बाएं 8वीं है कौन, विशाखा। तो विशाखा का स्थान कितना हो जाएगा 20, विशाखा का स्थान कितना हो जाएगा आपका 20, ठीक है ना। विशाखा का स्थान कितना हो जाएगा 20, क्योंकि आशीष के वो है बाएं ही तो है, और बाएं किधर होगा, इधर की तरफ ही होगा, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो देखो लेफ्ट से उसका स्थान 5वां था और राइट से उसका स्थान कितना निकल गया है आपका 20वां। तो यहां से आप n निकाल सकते हैं, n बराबर क्या हो जाएगा 20 + 5 माइनस का 1, तो यहां से 24 निकल आएगा। आपने कहा बिल्कुल निकल आएगा। अब जरा सेकंड की बात कर लेते हैं, जरा सिंगल में सेकंड को ले लेते हैं। सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा है रोहित इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ निशा हु इज 7th फ्रॉम द राइट एंड एंड 18th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। रोहित निशा के बाएं से 5वां है, रोहित निशा के बाएं से 5वां है, जो दाएं छोर से 7वां और बाएं छोर से 18वां है। अब देखिए इसमें निशा का स्थान, ठीक है ना, निशा का स्थान आपको लेफ्ट से भी दिया गया है, राइट से भी दिया गया है। यहां पर देखो निशा हुई 7th फ्रॉम द राइट एंड, तो आपने कहा कि निशा के बारे में बताया गया, तो रोहित का हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है। निशा का राइट एंड से स्थान कितना दिया गया है आपका जो है 7वां, ठीक है ना, जो दाएं छोर से 7वां और बाएं छोर से 18वां है, तो दाएं से 7वां और लेफ्ट से कितना है 18वां। तो यहां पे n लगा दीजिए, n बराबर क्या हो जाएगा आपका तो 18 + 7, ठीक है ना, 18 + 7 - 1 हो जाएगा आपका 18 + 7 - 1, तो यहां से भी निकल आएगा आपका 24। तो दोनों से आपका निकल आएगा, चाहे आप पहले को लेके निकाल लीजिए, चाहे आप केवल दूसरे को लेके अपना आंसर निकाल लीजिए। तो यहां पर भी आपका आइदर और लगेगा, या तो पहले को ले लीजिए या तो आप दूसरे को ले लीजिए, दोनों ही अकेले आंसर देने के लिए पर्याप्त हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका जो है डी बिल्कुल सही आंसर होगा, आइदर फर्स्ट और सेकंड इज सफिशिएंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई क्या होगा। हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर बिटवीन P एंड Q इन अ रो ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों की एक पंक्ति में P और Q के बीच कितने बच्चे हैं, आपको ये निकालना है, ठीक है ना। तो देखो अगर दोनों का स्थान मुझे एक ही तरफ से पता हो जाए, जैसे मान लो क्लास में आपका रोल नंबर 20वां है, आपके मित्र का रोल नंबर 18वां है, आपके बीच में कितना बच्चा है, एक बच्चा बैठा, कौन सा 19वां वाला। तो दोनों का स्थान अगर एक तरफ से मुझे पता चल जाए तो मैं आसानी से जो है दोनों के बीच बच्चों को निकाल पाऊंगा। तो अब जरा देखते हैं यहाँ पे हमको P और Q के बीच कितने बच्चे निकालना है। जरा फर्स्ट की बात करते हैं। फर्स्ट में देखो क्या दिया गया है, फर्स्ट में दिया गया है P इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट इन द रो। अच्छा, टोटल बच्चों की संख्या में पता नहीं है, तो P पंक्ति के बाएं से 15वें स्थान पे है। ठीक है भाई, P का स्थान दिया गया है कहां से, लेफ्ट से, अर्थात टॉप से कितना 15th। अगर मुझे Q का भी टॉप से मिल जाए तो मैं आसानी से आंसर बता पाऊंगा। फिर दूसरा क्या कह रहा है, फर्स्ट से, केवल फर्स्ट से तो नहीं आएगा। सेकंड की जरा बात कर लेते हैं। सेकंड में क्या दिया गया है, सेकंड में दिया गया है कि Q इज एग्जैक्टली इन द मिडिल एंड देयर आर 10 चिल्ड्रन टूवर्ड्स हिज राइट। ये पंक्ति है, पंक्ति के बिल्कुल मिडिल में आपका Q बैठा है, बिल्कुल मिडिल में कौन बैठा है, Q। अभी देखो ये दायां है, ये इसका बायां, क्योंकि जो हमारा दायां उसका दायां, जो हमारा बायां उसका बायां, किसका जो पंक्ति में लोग बैठेंगे, ठीक है ना। ये आपका बॉटम और ये आपका जो है क्या हो जाएगा, टॉप। अब देखिए यहाँ पे कि Q ठीक मध्य में, उसके दाहिनी ओर 10 बच्चे हैं, तो जब जी बिल्कुल मध्य में है, तो जब दाहिनी ओर 10 बच्चे हैं तो उसके बाईं ओर भी तो 10 बच्चे होंगे, उसके बाईं ओर भी तो 10 बच्चे होंगे। आपने कहा बिल्कुल। तो अगर मैं बात करूं कि Q का टॉप से अर्थात लेफ्ट से कितना स्थान होगा, तो आप कहेंगे Q का स्थान लेफ्ट से कितना हो जाएगा आपका 11th। भाई 10 ये हो गए, एक स्वयं जहां पे Q बैठा वो भी जुड़ गया, तो Q का लेफ्ट से स्थान कितना हो गया 11। अब अगर मैं फर्स्ट और सेकंड दोनों को मिला देता हूं, फर्स्ट और सेकंड दोनों को अगर मैं ले लूं, तो देखो P का स्थान शुरुआत से 15, Q का स्थान शुरुआत से 11, तो 15 - 11, 15 - 11 4, और 4 - 1 कितना आ जाएगा आपका 3। दोनों के बीच में कितने बच्चे होंगे, 3 बच्चे होंगे। तो निकल आया P और Q के बीच कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, क्योंकि दोनों का मुझे एक ही तरफ से स्थान मिल गया।
और अगर एक तरफ से दोनों का स्थान पता है तो मेरे लिए आसान हो गया उनके बीच बच्चों को निकालना। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, दोनों मिल करके आंसर देने के लिए पर्याप्त है, तो आंसर ई आएगा। आंसर आपका ई आएगा। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर सफिशिएंट, फर्स्ट और सेकंड दोनों पर्याप्त हैं उत्तर देने के लिए। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। व्हाट इज सुमित पोजीशन फ्रॉम द राइट एंड इन अ रो ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों की एक पंक्ति में दाएं छोर से सुमित का स्थान क्या है। ठीक है, अब देखो सुमित का स्थान कहां से पूछा है, दाएं छोर से। जरा सबसे पहले फर्स्ट की बात करते हैं, क्या केवल पहले से आंसर निकल आएगा। तो आपने कहा पहले दिया यार आर 10 चिल्ड्रन बिटवीन सुमित एंड राजन। सुमित और राजन के बीच 10 बच्चे हैं, तो आपने कहा सुमित और राजन के बीच 10 बच्चे हैं। इससे तो कोई भी क्लू नहीं मिलेगा कि भाई सुमित का स्थान जो है दाएं छोर से कितना होगा। सुमित और राजन के बीच कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे। तो केवल पहले से तो नहीं आएगा। जरा केवल सेकंड को देखते हैं। सेकंड में क्या दिया, राजन इज 20th फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो ऑफ चिल्ड्रन। राजन बच्चों की पंक्ति में बाएं छोर से 20वें स्थान पर। अब देखो राजन जो है, राजन बाएं छोर से अर्थात टॉप से, राजन बाएं छोर से अर्थात टॉप से कितने नंबर पे, 20। अब आप मुझे बताओ कि सुमित आपका उसके बाएं है कि दाएं है, इसकी कोई भी जानकारी आपको दोनों स्टेटमेंट में नहीं दी गई। तो दोनों को मिला करके भी हम आंसर नहीं निकाल पाएंगे कि बच्चों की पंक्ति में दाएं छोर से सुमित का स्थान कितना है। ठीक है ना। तो यहां पे क्या आ जाएगा, क्योंकि भाई देखो यहां से 20 से 10 बच्चे इधर भी हो सकते हैं, 10 बच्चे इधर भी हो सकते हैं। ठीक है ना। तो दाएं या बाएं, और टोटल बच्चों की संख्या भी तो हमें नहीं पता। ठीक है, तो दोनों को मिला करके भी आंसर हम नहीं निकाल पाएंगे। तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड। ना तो पहला ना दूसरा पर्याप्त है उत्तर देने के लिए। दोनों को मिला कर भी आंसर हम नहीं निकाल पाएंगे। तो आंसर हो जाएगा आपका सी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं। व्हाट इज द रैंक ऑफ पी फ्रॉम द बॉटम इन क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट। 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा में नीचे से P का स्थान क्या है। ठीक है, तो अब देखिए P का स्थान आपको कहां से बताना है, बॉटम से। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं। अच्छा, यहां पे हमको n पता है, यहां पे हमको n पता है, n इक्वल टू क्या है आपका 30। यहां पे आप फार्मूला प्रयोग कर सकते हैं, n बराबर l प्लस आर माइनस का 1। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है जब एक व्यक्ति की बात हो तो हम इस फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं, n बराबर l प्लस आर माइनस का 1। तो देखिए पहले में क्या दिया गया है, m इज थर्ड फ्रॉम द टॉप एंड देयर आर 5 स्टूडेंट बिटवीन m एंड p। m शीर्ष से तीसरे स्थान पर है और m और p के बीच 5 छात्र हैं। तो देखो m शीर्ष से मतलब टॉप से कितना है, तीसरे स्थान पे। m की जो वैल्यू है टॉप से वो थर्ड है। तो आप मुझे बताओ क्या अब p इधर हो सकता है, क्या p इधर हो सकता है, नहीं हो सकता। m और p के बीच में 5 छात्र हैं, m और p के बीच में 5 छात्र हैं, तो p कहीं ना कहीं उसके आगे ही तो बैठा होगा। और जब 5 छात्र उनके बीच में हैं तो p का स्थान कितना होगा, 9। क्योंकि जब भी आपको उनके मध्य निकालना, जितना प्लस करना होता है उसमें एक माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे 5 + 3 8 मत कर दीजिएगा, तो आंसर गलत हो जाएगा। क्योंकि 5 तो उनके बीच में है ना, तो 6वें स्थान पे स्वयं वो बैठा है। तो 6 + 3 कितने स्थान में बैठा है आपका p, 9th पे। आपको n पता है, आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे n पता है कितना, 30। और आपको p का मिल गया स्थान लेफ्ट साइड से कितना, p का स्थान मिल गया आपको लेफ्ट साइड से कितना, तो आपने कहा मिल गया आपका 9। p का स्थान आपको लेफ्ट साइड से मिल गया कितना, 9। तो अब आप निकाल सकते हैं राइट साइड से। r बराबर क्या हो जाएगा, तो आपने कहा n + 1 और माइनस का हो जाएगा आपका l। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका n कितना है, 30। तो 30 + 1 -9। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 30 + 1 माइनस का 9, कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 21। कितना आ जाएगा, 21 आएगा ना। ठीक है ना, 22 आएगा। कितना आएगा, 22 आएगा। कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। ठीक है, जरा सेकंड से बात कर लेते हैं, जरा केवल सेकंड की बात कर लेते हैं। सेकंड में क्या दिया गया है, द रैंक ऑफ k इज 4th फ्रॉम द बॉटम एंड देयर आर 17th स्टूडेंट बिटवीन k एंड p। k की रैंक नीचे से चौथी है। अब देखो k की रैंक नीचे से कितनी है,
अर्थात यहां से कितनी है के की रैंक? चौथी। और के और पी के बीच कितने छात्र हैं? 17। तो क्या पी इधर बैठाना संभव है? आपने कहा बिल्कुल नहीं। तो जब इनके बीच 17 बच्चे हैं तो 18 नंबर पे स्वयं पी बैठा है, तो पी की रैंक अगर मैं बात करूं बॉटम से कितनी हो जाएगी? आपने कहा यहां पे हो जाएगी प्लस का 18, क्योंकि 18वें नंबर पे स्वयं वो बैठा है, तो हो जाएगा आपका 22। तो P की रैंक आ जाएगी 22। तो P की रैंक आपको मिल गई कहां से? राइट से। कितनी मिल गई? P की रैंक आपको राइट से मिल गई 22। और राइट से ही तो निकालनी थी, राइट से तो निकालने से तो डायरेक्ट आगे आपकी आ गई 22। ठीक है, तो दोनों से आप आंसर निकाल सकते हैं, केवल पहले से भी और केवल दूसरे से भी। तो या तो आप केवल पहले को ले लीजिए तो भी आपका आंसर आ जाएगा, या तो केवल आप दूसरे को ले लीजिए तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो आइदर फर्स्ट और सेकंड इज सफिशिएंट, या तो पहला या दूसरा पर्याप्त है उत्तर देने के लिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे बताएं। व्हाट इज द नितिन्स रैंक फ्रॉम द टॉप इन ए क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट? 40 छात्रों की कक्षा में ऊपर से नितिन का स्थान क्या है? देखो n बराबर आपको दिया है पहले से 40। ठीक है, जरा फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं। फर्स्ट में क्या दिया गया? देयर आर 10 स्टूडेंट बिटवीन नितिन एंड दीपक। नितिन और दीपक के बीच 10 छात्र हैं। तो फिर वही बात आती है कि नितिन और दीपक के बीच 10 छात्र हैं। तो यहां पर जो है भाई 10 छात्र हैं, तो किसकी स्थिति? ना तो आप दीपक की स्थिति क्लियर कर पाएंगे, ना तो आप नितिन की स्थिति क्लियर कर पाएंगे फर्स्ट से। तो फर्स्ट से तो नहीं निकल पाएगा कि जो है नितिन का स्थान कितना है। ठीक है, अब जरा सेकंड की बात कर लेते हैं, केवल सेकंड की। सेकंड में दिया है कि दीपक ऊपर से 20वें स्थान पर है। ठीक है, दीपक ऊपर से मतलब टॉप से। ठीक है ना, दीपक इज 20th फ्रॉम द टॉप। दीपक का स्थान ऊपर से कितना है? 20वां। अब देखिए कहीं भी ये नहीं दिया गया जानकारी कि जो आपका नितिन है वह दीपक के बाएं बैठा है कि दाएं बैठा है। अगर 10 छात्रों की बात करें तो नितिन यहां पर भी तो हो सकता है, 10 छात्र इनके बीच हो सकते हैं बिल्कुल, चूंकि भाई 20वां स्थान डी का है, इसके पीछे 19 बच्चे बैठे हैं, 10 बच्चे इनके बीच में इधर हो सकते हैं। या हो सकता है कि नितिन इसके आगे बैठा हो, इधर 10 छात्र इसके बीच में हो। तो आपको ये क्लियर जानकारी नहीं दी गई। अगर ये दिया गया होता कि नितिन उसके दाएं बैठा है कि बाएं बैठा है, तो आप जो है आसानी से नितिन का स्थान निकाल सकते थे। तो जब नितिन की पोजीशन ही क्लियर नहीं है तो हम जो है दोनों को मिला करके भी आंसर नहीं निकाल पाएंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा? दोनों मिल करके भी आंसर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड, ना तो पहला ना दूसरा पर्याप्त है जो है उत्तर देने के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी कि किस प्रकार से आप डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, इस टॉपिक में आपसे हर टॉपिक रीजनिंग के हर टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हर टॉपिक आपको हर टॉपिक का आना जरूरी होता है। ठीक है, अगर आपको हर टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी है तो आप आसानी से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आज की क्लास आपको अच्छी लगी और अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।